हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से इस अध्याय को पढ़ते हैं, हमारी सरकार, और इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। हमने इस अध्याय में पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में पार्ट 1 होगा, उसको आप देख ले, फिर ये वाले पार्ट 2 को देखें। तो आइए शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी को आगे और देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, और दूसरा राजतंत्र क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ये होता है गाइस, जो लोगों द्वारा चुना जाता है, यानी कि लोगों द्वारा, यानी लोग वोट देकर, पीपुल के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा वोट देकर यानी चुनी जाती है। ठीक है। लेकिन राजतंत्र में ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है, राजा क्या करते हैं, रूल करते हैं। यानी राजा क्या करते हैं, वो एक तरह से अपनी सत्ता में रहते हैं और उनके पास जितनी भी सत्ता की पावर है, यानी जितनी भी राज करने की पावर है, वो किसके पास होता है, तो राजा के पास होता है। और उसमें क्या होता है कि राजा के पास पावर होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजिंग नहीं हो पाता है। चेंजिंग इन द सेंस कि लोकतांत्रिक सरकार में ये होता है कि जब पब्लिक को लगता है कि ये हमारा नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो लोकतांत्रिक सरकार में ये होता है कि मत का अधिकार जो होता है, जिसको वोट बोलते हैं, हम लोग वोट देकर जिताते हैं किसी भी नेता को। ठीक है। तो हमारे पास ये ताकत होता है कि हम वोट दे सकते हैं और उस वोट से क्या कर सकते हैं, हम जिताते हैं किसी को। अगर अगले बार ये काम नहीं करता है तो हम दूसरे को जिताते हैं। तो वो जो पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, वो किसके पास होता है, पब्लिक के पास होता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में सारी शक्ति जो होती है, जितनी भी पावर होती है सत्ता का, सत्ता मतलब जो शासन करते हैं, जो रूल करते हैं, उसको सत्ता बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो राजतंत्र में जो होता है, वो सत्ता का शक्ति जो होता है पूरी राजा के पास होता है। और इसमें क्या होता है कि राजतंत्र में अपना एक नस्ल दर पदर यानी टाइम टू टाइम आता है। नस्ल मीन्स कहे तो मतलब एक तरह से उनका वंशज, वंशज जैसे कि अगर पिता है तो उनका बेटा आएगा, फिर उसके बाद उनके बेटा आएगा। इस तरीके से उनका वंशज जो होता था, औलाद जो होता था, वो राजा बनता जाता था। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसे नहीं होता है। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि लोगों के पास यह ताकत होता है, यह पावर होता है, यह शक्ति होता है कि वो उनके पास वोट का अधिकार होता है। वो वोट देकर जिसको मन करता है उनको चुनाते हैं। जो उनके लिए काम करता है अच्छा, उनको क्या करते हैं, वो वोट देकर चुन यानी जिताते हैं। ठीक है। तो ये अंतर होता है। ठीक है। राजतंत्र में क्या यहाँ पे लिखा है, जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। परंपरा मतलब वो अपने वंशज, उनके जो जो अपनी जो खून होता है, अपना जो ब्लड होता है, उसमें जो अपने जो औलाद होते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उनका क्या होता है कि चेंजिंग होता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। वे स्वयं निर्णय लेते हैं, यानी कि ये स्वयं डिसीजन लेते हैं। कौन, राजा, जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। यानी इनको सफाई यानी एक तरह से एक तरह से कुछ मतलब बताना नहीं पड़ता है। लेकिन एक लीडर जो होता है लोकतांत्रिक देश में, जैसे हमारे यहाँ है, यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक को बताना पड़ता है। आज अगर कुछ होता है तो क्या करता है लीडर आकर, नेता क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो अपनी बात रखते हैं और बताते हैं। ठीक है। तो राजतंत्र में ये सब चीज़ नहीं होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी डेमोक्रेटिक मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। यानी भारत एक कौन सा कंट्री है, तो लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। लोकतांत्रिक मतलब वही चीज़ होता है
वैसा देश जहाँ पे क्या होता है, लोकतांत्रिक देश का मतलब वैसा देश जहाँ पे लोगों द्वारा सरकार को चुनी जाती है, यानी वोट देकर लोग चुनते हैं, ठीक है, तो वो लोकतांत्रिक देश होता है, ठीक है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख बात क्या है कि गाइस, जनता जो पब्लिक होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो अपने एरिया से, अपने मतलब जगह से, अपने अपने क्षेत्र से क्या करते हैं, प्रतिनिधि को क्या करते हैं, वोट डालकर वो जिताते हैं और उनको चुनते हैं, ठीक है। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया का, उस क्षेत्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका कोई एरिया है तो वहाँ से कोई ना कोई क्या होगा कि विधानसभा से एमएलए होगा, आपके एरिया से कोई एमपी भी बना होगा जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये कौन कौन चुनते हैं, तो पब्लिक चुनता है। यानी पब्लिक कैसे चुनता है, तो पब्लिक वोट देकर, वोटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, हमारे पास राइट है कि हम लोग वोट देकर क्या करते हैं, एक नेता को चुनते हैं, ठीक है। वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं, यानी वही रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपनी प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। यानी लोकतंत्र की इम्पोर्टेंट बात यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग क्या होते हैं, खुद सरकार में यानी गवर्नमेंट में प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव को शामिल कर कर क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं। यानी कि अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, एक तरह से रन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में क्या है, सभी वयस्क लोगों को क्या है, चुनाव प्रक्रिया यानी वोट देने या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का क्या है, उनका राइट्स है यानी अधिकार है। अब वयस्क क्या होता है, तो एडल्ट, यानी वयस्क मतलब एडल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एक उम्र होता है जिसके बाद क्या होता है, इंसान एक की मैच्योरिटी जो होती है वो मतलब अच्छी हो जाती है, उनको समझने की मतलब हर चीज़ की उनकी क्या होती है, सलाहियत जो होती है वो एक तरह से अच्छी हो जाती है। जो हम लोग एक तरह से 14-15 साल के उम्र में जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाएंगे, वो क्या होता है कि उस उम्र में हम लोग समझ जाते हैं एक अच्छे वे में, तो उसको वयस्क बोला जाता है। तो वयस्क को इंग्लिश में एडल्ट बोला जाता है। तो एडल्ट लोगों का जो होता है चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने का क्या है, राइट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है, लोकतंत्र और राजतंत्र की 3 प्रमुख अंतर को रेखांकित करें। अब अंतर क्या है कि लोकतंत्र में क्या है कि जो जो सत्ता का पावर जो होता है, यानी कि सत्ता का एक तरह से ताकत जो होता है, पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, लोकतंत्र में किसके पास होता है, तो लोकतंत्र में पब्लिक के पास होता है, यानी कि लोगों के पास होता है, ठीक है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि उस सत्ता का जो पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, किसके पास होता है, राजा के पास होता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा इसका अंतर क्या बताइएगा कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लेकिन वहीं राजतंत्र में क्या होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर हर एक आदमी का क्या होता है कि अधिकार है, उसका एक अधिकार है सवाल पूछने का। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। यानी लोकतंत्र में क्या होते हैं कि जवाब तलब भी होती है, यानी अगर कुछ होता है तो क्या करते हैं, लीडर जो होते हैं, आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आकर बताना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र में होता है कि सवाल जवाब कुछ नहीं होता है। राजतंत्र में एक प्रक्रिया है जिसको एक तरह से वंशज बोलते हैं, उस वंशज से चलता आता है, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विचार कैसे आए, यानी लोकतंत्र का विचार ख्याल कैसे आया, तो आइए पढ़ते हैं, जानते हैं।
हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था। हम जानते हैं कि हमारे देश जो है, हमारा भारत जो है, जब फ्रीडम नहीं हुआ था, हम लोग जब आज़ाद नहीं हुए थे 1947, उससे पहले क्या था कि हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे। यानी अंग्रेज हमारे यहाँ क्या करते थे, रूल करते थे, यानी शासन करते थे, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। यानी कोई सरकार नहीं होता था, यानी कि हम लोग का कोई हक नहीं था, हम लोग किसी लीडर को नहीं चुनते थे। वो क्या करते थे, अंग्रेज खुद से अपना शासन चलाते थे, जो बोलते थे वो करना पड़ता था हम लोग को। ठीक है, इसीलिए हम लोग को आज़ादी कब प्राप्त हुई, 1947 में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या किया गया, स्वराज की मांग किया गया। स्वराज मतलब क्या है कि खुद का एक तरह से हमारा राज हो, यानी कि हमारा एक तरह से ये हो, हम लोग जो भारत के हैं, हमारा अपना रूल हो, हमारा अपना सरकार हो। ठीक है, हम अपना सरकार को गठन करें, यहाँ पे अपना सरकार बनाए, हम लोग का अपना सरकार हो, जो क्या करे, हमारी जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, उनकी भागीदारी को समझे, उनकी जो भी समस्या है उसको क्या करे, एक तरह से सही करे। ठीक है, भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज की मांग की गई और भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। ठीक है, वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। यानी अंग्रेज क्या थे, हम लोग को गुलाम कर दिए थे, यानी जो बोलते थे वो करना पड़ता था। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत का प्रयोग का अधिकार दिया। यानी बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद क्या हुआ, संघर्ष के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर जो थे, वो क्या किया कि कुछ शिक्षित यानी एजुकेटेड लोग जो थे हमारे देश में उस समय के, और कुछ संपत्तिशाली लोग थे, यानी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यानी कि बिजनेसमैन, ऐसे जो पैसे वाले थे, उन व्यक्तियों को क्या किया गया कि उनको मत यानी वोट देने का अधिकार दिया। किसने दिया, ब्रिटिशर ने। किसको दिया, शिक्षित व्यक्ति यानी एजुकेटेड और संपत्तिशाली, यानी उस समय के जो बिजनेसमैन लोग होते थे, उन लोगों को क्या किया, सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया ब्रिटिशर ने। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि देश में जो पुअर क्लास के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अनएजुकेटेड थे यानी अशिक्षित लोग थे, औरत यानी कि जो फीमेल जो थी, लेडीज जो थी, और जो अभिवंचित वर्ग यानी अनप्रिविलेज जो लोग थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या हुआ, सभी लोग उसमें क्या हुए, शामिल हुए, एक तरह से इकट्ठा हुए और विचार विमर्श किए, यानी सोच विचार किए, और उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार जो है, यानी वोट देने का जो अधिकार है, वो सबको होना चाहिए। यानी अगर गरीब है या लाचार है या जो भी हो, गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, या बहुत बड़े अमीर हो, ये हर किसी क्लास को, औरत हो, मर्द हो, यानी हर क्लास के लोगों को, यानी हर लोगों को एक अधिकार होना चाहिए जो वोट का अधिकार है। ठीक है, इसी विषय में महात्मा गांधी 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। तो बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस विषय में, इसी सब्जेक्ट में महात्मा गांधी 1931 में वह एक पत्रिका लिखते हैं जिसका नाम क्या है, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी का पत्रिका था जो उन्होंने लिखा था। उसमें वह बताते हैं कि किसी आदमी के पास अगर संपत्ति है तो वह वोट दे सकता है। अगर किसी आदमी के पास क्या है कि चरित्र अच्छा है, मतलब वो आदमी अच्छा है, पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और एजुकेशन नहीं है, तो क्या वह वोट नहीं दे सकता है।
इस पे नाराजगी किसने जताया? गांधी जी ने 1931 में एक तरह से अपने पत्रिका में लिखा, ठीक है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। तो वहाँ पे गांधी जी लिखते हैं कि जो दिन भर जो हमारे हमारे गरीब भाई बहन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पसीना बहाकर जो ईमानदारी से अगर काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि क्या है कि वह गरीब है या गरीब होने का वह गुनाह है। तो ये चीज़ का वर्णन किसने किया? गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। यानी लोकतांत्रिक देशों में, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी महिला, जितनी भी महिला है उनको वोट देने यानी मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए, यानी पहले नहीं था कि लेडीज जो थी वो वोट दे सकती थी, इसके लिए भी बहुत संघर्ष करनी पड़ी है, ठीक है। ये जो आज जो हम लोग वोट देते हैं, लेडीज को जो वोट देने का अधिकार है उसके लिए बहुत संघर्ष हुई है, संघर्ष, ठीक है। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं को पहले मत अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी अमेरिका और यूरोप में क्या था कि महिला को यानी लेडीज को पहले मत अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं था। वहाँ वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, यानी कि वोट देने के लिए, वोटर बनने के लिए उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया, एक तरह से आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, किसके लिए? वोट देने के लिए, ठीक है। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया, यानी कि लोहे का जो जंजीर होता है, सिक्कड़, जिसको गांव में हमनी क्या बोली ले सर, सिकड़े न बोली ले सर, वह सिक्कड़ में मतलब बांध करके प्रदर्शन किया। वे जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी, और जेल भी गई कौन? महिला लोग, और भूख हड़ताल यानी फास्टिंग की, एक तरह से खाना पीना छोड़कर एक तरह से हड़ताल पे, स्ट्राइक पे बैठी, ठीक है। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का विचार फैला। इस तरीके से क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ कि महिलाओं को वोट देने का यानी कि वोटर बनाने का अधिकार का यानी राइट्स का विचार यानी फैला पूरे विश्व में, ठीक है। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस में, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं कि 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, इटली या हमारा देश जो भारत है, ये सब देशों में क्या हुआ कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, एक तरह से राइट्स उनको मिला कि आप भी वोट दे सकती है। तो देख सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा यानी महिलाओं को, किस तरीके से भूख हड़ताल पे स्ट्राइक की, फिर से जेल जाना पड़ा इन लोगों को। तो बहुत बड़ी एक तरह से कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। जो आज जो महिला वोट देती है उसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष है महिलाओं को, अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष के विचार के कारण क्या हुआ कि अभी का जो हम लोग रह रहे हैं जिस समय पे, वर्तमान समय में भारत में सभी औरत, मर्द, अमीर, गरीब या जो भी अभिवंचित वर्ग के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, यानी कि वोटिंग कर सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है, यानी एक तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है कि आप गरीब हो तो नहीं देख सकते हो, जो कि पहले था, ठीक है। किसके समय पे? ब्रिटिशर के समय पे, जिसको गांधी जी अपने यंग इंडिया पत्रिका में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, लिखते हैं। इसी अधिकार को सार्वभौम व्यस्क मताधिकार कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं।
लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार जो है, डेमोक्रेटिक यानी गवर्नमेंट जो है, 3 ऐसी आधारभूत सिद्धांत है यानी थ्योरी है जिस पर काम करती है। कौन कौन? लोगों की भागीदारी, यानी लोगों की भागीदारी मतलब यानी लोगों की एक तरह से उनकी भी भागीदारी हो, यानी उनकी भी एक तरह से उसमें क्या हो कि हर चीज़ों में उनकी भी सुनी जाए, उनकी भी बातों को रखी जाए, उनको भी हर एक चीज़ का अधिकार हो, उनको भी हर चीज़ में एक तरह से भाग लेने का हक हो। ठीक है, तो उसी को भागीदारी बोलते हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको एक तरह से समाधान यानी कि सोल्व किया जाए, सॉल्यूशन। समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत है, यानी समानता और न्याय यानी कि इसके प्रमुख क्या है? सिद्धांत है 3। कौन कौन से? लोगों की भागीदारी, दूसरा समस्याओं का समाधान, तीसरा समानता एवं न्याय, तीसरा इसके प्रमुख सिद्धांत है। आइए आगे पढ़ते हैं। भागीदारी। आस्था के घर में आज सुबह काफी चहल पहल देखकर उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? यानी आस्था एक लड़की है जिसके घर में सुबह सुबह काफी चहल पहल देखकर उसके जो पड़ोसी, जो नेवर जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, आस्था के पिता से पूछते हैं, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी, यानी आस्था के पिता का नाम है शर्मा जी, शर्मा जी क्या बोलते हैं? मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? यानी शर्मा जी पूछते हैं जो सामने नेबर जो होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनसे कि आप भी चल रहे हैं वोट देने? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। यानी पड़ोसी बोलता है कि कुछ मतलब उनको बिलीव नहीं है कि वोट देने से कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई, यानी एक तरह से दोनों में खूब बहस हुई। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लाइन है, चुनाव देकर, यानी कि वोट देकर हम चुनाव में क्या करते हैं, इलेक्शन में हम वोट देकर क्या करते हैं, हम अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम अपने हिसाब से हमारे लिए जो काम करने वाले लीडर जो होते हैं, नेता जो होते हैं, उनको चुनते हैं यानी जिताते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये क्या करते हैं कि लोगों की तरफ से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कोई सा। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे, यानी कि जब भी वो डिसीजन लेगा कोई सा भी, तो हमेशा उस जिस क्षेत्र से वो जीतता है, यानी चुनाव जीतता है, यानी लोग उनको जिता कर भेजता है, यानी उन पे विश्वास जमाता है लोग, तो उनका क्या दायित्व होता है कि जब भी वो डिसीजन ले, जो प्रतिनिधि है उस क्षेत्र के, वो क्या करे कि उन लोगों का एक तरह से ध्यान रखे, उनकी मांग का ध्यान रखे, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स का ध्यान रखे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, यानी एक निश्चित समय के लिए सरकार को क्या किया जाता है, चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है, यानी भारत में क्या है, टाइम फ्रेम जो है कब तक का है, 5 वर्ष तक का है। ठीक है, 5 साल का है। ठीक है, आगे क्या है, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है, यानी एक बार चुने जाने के बाद सरकार क्या है, वो 5 साल तक सत्ता में यानी एक तरह से शासन करती है। ठीक है, सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने, यानी जब लोग उन्हें चुन कर भेजेंगे, यानी वोट देकर चुनेंगे, तभी संभव यानी कि पॉसिबल है कि वो सत्ता में रह सकते हैं। ठीक है, चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। चुनाव एक तरफ से उनकी घड़ी की तरह होता है कि घड़ी में जैसे टाइम हम लोग देखते हैं ना, कहीं जाना होता है या जो भी एक तरह से महत्वपूर्ण चीज़ टाइम को देखते हैं, उसी तरह से जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव को एक तरह से घड़ी की समान क्या करते हैं, वो बार बार देखते हैं, क्योंकि अगर चुनाव में अगर नहीं जीतेंगे तो क्या है कि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, यानी प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे एक तरह से। ठीक है,
तो इसलिए वो अपने ताकत को यानी अपने एनर्जी को महसूस करते हैं। इसी तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो नियमित यानी रेगुलर चुनाव होने से क्या होता है, लोगों का यानी जो पीपल्स जो होते हैं, जो जनता होते हैं, उसका सरकार पे एक तरह से कंट्रोल बना रहता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। यानी वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के निर्णय यानी कि डिसीजन में और पॉलिसी में जो यानी नीति में लोगों का भाग लेने का और भी कई तरीके हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी लोग जो होते हैं, जनता जो होते हैं, सरकार की कार्य होता है यानी जो कोई काम कर रहा है सरकार, तो उसका इंटरेस्ट लेकर या उसकी आलोचना कर कर उसका एक तरह से क्रिटिसाइज कर कर कि मतलब अपना भागीदारी निभाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का यही मतलब है कि सरकार से आप बार बार सवाल कीजिए, अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उससे क्या करते हैं, सवाल सरकार से किया जाता है जनता के तरफ से, ठीक है। यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती है तो जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। तो आप देखते हैं कि जब भी अगर क्या होता है कि सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं करता है या कोई अगर एक तरह से कोई चीज़ की घोषणा की है, क्योंकि जब लीडर जो होते हैं, सरकार जो होती है, चुनाव से पहले कोई चीज़ की घोषणा करती है, जब वो पूरा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, जनता, आम जनता जो होती है वो पत्र लिखना शुरू करते हैं, धरना, प्रोटेस्ट देखते हैं। आजकल देख रहे हैं कैसे किसान जो है वो धरना दे रहे हैं, एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि उनकी मांग क्या है कि सरकार पूरी नहीं कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है हड़ताल, हस्ताक्षर, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह वगैरह तरीके का इस्तेमाल यानी उपयोग करते हैं। कौन करता है, यानी जनता करते हैं। कब करते हैं, जब गवर्नमेंट यानी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। तो इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और इसी माध्यम से हड़ताल, हस्ताक्षर, सत्याग्रह कर कर वो क्या करते हैं, यानी सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भागीदारी रखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जनता जो होते हैं, सरकार को बनाने के बाद सरकार जो भी क्या काम कर रही है, नहीं कर रही, उसमें भी जनता की भागीदारी होती है, ठीक है। विवादों का समाधान, देखिए विवादों का समाधान, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं इसको। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यानी हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और लोकतांत्रिक का क्या मतलब है, आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। यानी जो एक तरह से विवाद उत्पन्न होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला क्या है कि दूसरे के हितों का ख्याल न रखना, यानी दूसरा जो लोग है उसका एक तरह से आप इज्जत नहीं करते हैं या उसको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं या गलत उसको बोल रहे हैं या किसी तरीके से उनको ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है कि विवाद हो सकता है। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। यानी कि बहुत बार सरकार के निर्णय यानी सरकार कोई डिसीजन लेती है, उससे क्या है डिसएग्री करते हैं जनता, और इससे भी क्या होता है कि सरकार और जनता के बीच एक तरह से विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा का रूप नहीं ले। यानी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी विवाद है उसको एक तरह से रिजॉल्व करे, समाधान करे, ख़त्म करे, ताकि वह एक तरह से वॉयलेंस का रूप नहीं ले, यानी हिंसा नहीं हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं हो। आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नज़र डालें तथा देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं कि सरकार कैसे भूमिका निभाती है समाज में। अगर कुछ
विवाद होता है। तो ग्राम पंचायत नौहट्टा सहरसा में राम परवेश रहते हैं, यानी ग्राम पंचायत नौहट्टा नाम है जिस जो सहरसा में है, वहाँ पे राम परवेश नाम के एक शख्स रहते हैं। बगल के गांव के अब्दुल उनकी फसल को काट कर ले गए, यानी बगल में गांव है, वहाँ के एक अब्दुल नाम के लोग हैं जो क्या करते हैं, राम परवेश के खेत से फसल काट कर ले गए। अगले दिन राम परवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की, यानी अगले दिन जब राम परवेश को पता लगा तो अब्दुल के घर जाकर क्या किया, बात किया। अब्दुल ने उस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताई। राम परवेश जब गया अब्दुल के घर तो राम परवेश बताया होगा कि हमारे खेत से क्यों फसल काट कर ले गए, तो अब्दुल क्या बोला कि हमारी ज़मीन है। इस कारण विवाद और गहरा हो गया। लौटकर राम परवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बताई, यानी ग्राम प्रधान कौन होते हैं, मुखिया को किसने बताया, राम परवेश ने। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। घनश्याम यानी दूसरा शख्स वहाँ पे मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गांव वाले को भड़का दिया, यानी कि देखते हैं कि किसी चीज़ में आग लगाना जिसको बोलते हैं, लड़ाई करवाना, उसी तरह से घनश्याम जो है वो बिना तथ्य को यानी बातों को समझे क्या करता है, गांव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगी, यानी कि सामाजिक सोशल जो होता है एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगी। गांव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना को उसकी सूचना दी, यानी गांव के लोग जो थे एक तरह से इकट्ठा होकर क्या किए, थाना में सूचना दे दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधान थाना प्रभारी गांव पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। यानी जो थाना प्रभारी आया और उसने क्या किया कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया थे उनको विचार विमर्श विमर्श कर कर विवाद को सुलझाने के लिए कहा, तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा, यानी जो भी लोग इकट्ठा थे उसको घर जाने को कह दिया। ठीक है। इसी बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया। थाना प्रभारी किसको बुलवाता है, कर्मचारी। जो कर्मचारी हम लोग होता है ब्लॉक में जो क्या करता है, रसीद वसीद काटता है, यानी ज़मीन से जितनी भी कागजात है वो देखता है, तो उसको कौन बुलवाता है, थाना प्रभारी बुलवाता है। तथा पता किया कि यह ज़मीन किसकी है। थाना प्रभारी ने कर्मचारी के द्वारा पता किया कि ये ज़मीन किसकी है, आखिर राम परवेश की है या जो अब्दुल है उसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह ज़मीन अब्दुल की है। कर्मचारी ने बतलाता है कि यह ज़मीन किसकी है, अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी गई अफवाह न फैलाए, यानी घनश्याम जो तीसरा व्यक्ति था जो एक तरह से अफवाह फैला रहा था, आग लगा रहा था, लड़ाई झगड़े एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको एक तरह से हिदायत दी गई कि अफवाह नहीं फैलाई। तो इसीलिए अफवाह नहीं फैलाना चाहिए कभी भी, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपस में जो होता है माहौल, उस समय का जो माहौल होता है वो और ख़राब हो जाती है। ठीक है। इस तरह कई स्तरों पर विवाद होता है, ग्रामीण या राष्ट्रीय। तो इस तरीके से विवाद जो होता है वो गांव के लेवल पे भी होता है और नेशनल यानी देश के लेवल, राज्य के लेवल पे भी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रहा है कावेरी नदी, कृष्णा कावेरी ये नदी है, ये विवाद में रहता है क्योंकि दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच से क्या होता है कि ये दोनों नदी गुजरती है। जैसे सतलज नदी का भी एक तरह से विवाद रहता है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच से गुजरती है। इसमें क्यों विवाद रहता है गाइज, इसको समझने की कोशिश करिए। जब अगर किसी एरिया से कोई नदी गुजरती है, मान लीजिए अगर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दो राज्य है, ठीक है, इसके बीच से अगर कोई एक नदी गुजर रही है तो इसमें क्या है कि दोनों सरकार जो है, दोनों गवर्नमेंट जो है राज्य का, वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा जो राज्य है वहाँ खेती जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सके। फिर एक तरफ जो दूसरी सरकार होती है वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। एक तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी पानी का जो एक तरह से आपस में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एक तरह से आपस में बांटना जो होता है
वो एक तरह से नहीं होने के कारण क्या होता है, एक तरह से विवाद होता रहता है। तो इसका भी केस एक तरह से होता है जो कि बहुत बार आगे की तरफ चलती रहती है। किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने का कारण उत्पन्न विवाद विहा, विहा, विहाशी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद, यानी बिहारी छात्र यानी बिहार के रहने वाले स्टूडेंट जो है उनके साथ अन्य प्रांतों में एक तरह से गलत व्यवहार यानी होता है, उस पर विवाद भी होता है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों का विवाद होता रहता है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक तरह से दायित्व तो बनता है कि उस विवाद को ख़त्म करवाए। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एक तरह से उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। दूसरा, समानता और न्याय। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। यानी हम लोग जो है एक तरह से, हमारा देश जो है एक तरह से फ्रीडम है, यानी स्वतंत्र है। ठीक है, हम लोग जो है हम जो सिटीजन है हमारे देश के, सब क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब सभी को जीने के लिए समान अवसर, यानी कि एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज़ में। हर चीज़ों में क्या होगी कि अगर एक अमीर आदमी को जितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी चीज़ में, उतना ही किसको मिले, गरीब को मिले। ठीक है, ये नहीं कि अमीर का अलग रूल हो और गरीब को अलग, यानी अमीर जो कर सकता है और गरीब नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी एक इक्वल बराबर होना चाहिए। अगर अमीर किसी जगह पे जा सकता है तो गरीब भी जा सकता है। ठीक है, या अमीर जो चीज़ कर सकता है गरीब भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो समानता का चीज़ है, इससे क्या होगी कि तब हम क्या होंगे कि पूरी तरह से स्वतंत्रता एक तरह से साबित करेंगे। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। देखिए, असमानता जो होती है वो समाज द्वारा यानी सोसाइटी में उत्पन्न होती है खुद से। ठीक है, सोसाइटी से ही उत्पन्न होती है। जैसे कैसे, छुआछूत। हम लोग पहले देखते थे कि लोग अनटचेबिलिटी काफ़ी थी, यानी कि छुआछूत, अगर कुछ छू दिया आपने तो एक तरह से खाना तक नहीं खाते थे लोग। ठीक है, तो बहुत अलग अलग। लिंग भेद यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि लड़के को ज़्यादा तवज्जो देते हैं लोग, लड़की को उतना नहीं। ठीक है, उसी तरह से आर्थिक अवसर यानी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि उसमें भी असमानता है, यानी एक तरह से समान अपॉर्चुनिटी, समान एक तरह से अवसर सबको मिलना, और ये नहीं मिलना असमानता का एक तरह से ये दिखा रहा है लक्षण। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में भी विभेद किया जाता है, यानी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक तरह से भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में भी। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है, यानी लड़कों को क्या होता है कि फैमिली में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। शादी विवाह भोज भंडारा में खास समुदाय एवं वर्गों के व्यक्तियों को अलग बैठा कर खिलाया जाता है। यानी शादी विवाह जो होता है, भोज भंडार जो होता है, उसमें क्या होता है कि अलग वर्ग के यानी अच्छे वर्ग के ऊपर क्लास के जो लोग होते हैं उनको अलग बैठाकर कुर्सी टेबल लगाकर खिलाया जाता है। ठीक है, जो थोड़ा नीचे तबके के होते हैं तो एक तरह से उनको वो तरजीह नहीं दी जाती है, मतलब उस तरह से नहीं देखा जाता है। तो ये भी तो असमानता ही है ना, ये भी क्या है, असमानता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसे घटनाएं कम होती जा रही है, यानी धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है। जैसे पहले जो छुआछूत होता था वो कितनी ख़त्म हो गई है, बहुत ख़त्म हो गई है। उसी तरह से जब लोग, इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन, यानी कि एक तरह से जब तक आप पढ़िएगा समझिएगा चीज़ों को, तब आप आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, समानता बिना न्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर सम्मान अवसर प्रदान किया गया है। यानी सरकार यानी गवर्नमेंट के द्वारा कानून के माध्यम से, ठीक है, महिलाओं यानी लेडीज को विशेष दर्जा देकर सम्मान अवसर प्रदान किया गया। जैसे पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा, देख रहे हैं, पैतृक धन यानी कि जो
माता पिता का धन है एक तरह से, उसमें समान बंटवारा, यानी लड़का लड़की में समान बंटवारा। लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़की को कम महत्व दिया जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? असमानता का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, आज भी होता है। कब ख़त्म होगा? जब लोग सब एजुकेटेड होंगे, लोग जब इस चीज़ को जानेंगे तब समझेंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। यह गलत, एक अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालय एवं कॉलेजों में फीस खत्म कर दी। इस तरह क्या किया कि सरकार क्या किया, लड़कियों को एक तरह से पढ़ने के लिए विद्यालयों में क्या किया गया, फीस ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि लड़की भी आगे बढ़ेगी, लड़की को भी एक तरह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी अपना पीछे नहीं रहेगी, वो भी क्या करेगी, आगे पढ़ाई अपना कर सकेगी। उनके लिए पोशाक योजना, यानी कि जो ड्रेस का जो कपड़े जो होता है उसकी योजनाएं, स्कीम आई जिससे फ्री में ड्रेस दिया गया। उसी तरह महादलित बच्चे बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति यानी स्टाइपेंड जो पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया ताकि उन्हें भी सम्मान अवसर मिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो योजना लाई जाती है गवर्नमेंट के तरफ से, देख सकते हैं कि कैसे लड़की को दिया जा रहा है। या महादलित कौन होते हैं? जिनको एक तरह से हम लोगों की तरह उनकी परवरिश नहीं हुई है या हम लोगों की तरह उनकी फैमिली नहीं है, तो उनको क्या दिया जाता है, उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है कि वो भी आगे हम लोग की तरह बढ़ सके, वो अपनी जो भी कमी है उसको पूरा कर सके। उससे सरकार नियम कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है, उसकी चीज़ें चोरी करता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जा सकता है। यानी सरकार क्या करती है, नियम कायदे बनाती है, ठीक है। अगर कोई चोरी करता है, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या होता है, सरकार द्वारा कानून के द्वारा क्या किया जाता है, कोर्ट से उसको क्या होता है, सजा दिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। आप सुनते हैं, सरकार को भी अपने बनाए नियमों को पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोग के साथ ज़बरदस्ती होती है या उनका रोजगार या ज़मीन छीनी जाती है, तो उन्हें यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। तो सरकार यानी गवर्नमेंट का भी ये है कि वो भी नियम यानी रूल जो है उसको पालन करे। उदाहरण के लिए ये, यदि लोग के साथ अगर कोई ज़बरदस्ती होती है तो, या रोजगार यानी जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी अगर छीनी जाती है, ज़मीन छीनी जाती है या उनका अधिकार छीना जाता है, तो उनका अधिकार है लोग का कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है। यानी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो लोग की कल्याण मीन्स क्या होता है कि लोगों की इम्प्रूवमेंट, एक तरह से लोगों की जीवन अच्छी हो, लोगों की एक तरह से जो कठिनाइयाँ है उसको सही करना, उस पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी लोकतांत्रिक सरकार का मतलब वही होता है कि लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सही करना, लोगों को एक तरह से अच्छी जीवन देना, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। तो हमने यहाँ तक कर चुका, इस अध्याय को पढ़ लिया, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अभ्यास है जिसको करवा देता हूँ। रिक्त स्थानों को बढ़े। राज्य सरकार का क्या है, राज्य सरकार का क्या है, डैश में क्या आएगा, राज्य सरकार में राज्य सरकार रूप होती है, ठीक है। राज्य अपना कार्य कैसे करती है, राज्य सरकार के माध्यम से करती है। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कानून कौन बनाती है, विधायिका बनाती है। राजतंत्र में शक्ति किसके पास होता है, पावर किसके पास होता है, तो राजा के पास होता है। लोकतंत्र में पावर लोगों के पास होता है। सरकार से आप क्या समझते हैं, तो ये करा चुका हूँ। लोकतंत्र से लोकतांत्रिक सरकार क्या है, तो आपको बार बार बताया हूँ कि लोगों द्वारा चुना गया, लोगों के लिए चुना गया, लोगों का जो होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व है, इसको बता सकते हैं। अभी पढ़े हैं, जस्ट ही पढ़े हैं, तो यहाँ तक हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक बाय, टेक केयर।